हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द फाइनल स्ट्राइक। तो मार्वल सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के बारे में। एमसीयू की फिफ्थ मूवी जो हमें एंटरटेन तो करती ही है, लेकिन साइंस फिक्शन होने की वजह से फैंस को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज इस वीडियो में इस मूवी को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब एडोल्फ हिटलर पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने की सोच रहा था। सन 1934 में विल स्मिथ नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ हिटलर से जाकर मिलता है। एडोल्फ स्मिथ को अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है ताकि वो अपनी आर्मी के लिए वेपन्स यानी हथियार बना सके। स्मिथ ने हिटलर के साथ काम करने के साथ साथ हाइड्रा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की। हाइड्रा का एक ही मकसद था हिटलर की आर्मी के लिए एडवांस वेपन्स मैन्युफैक्चर करना। विल स्मिथ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ माइथोलॉजी एंड मैजिक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि धरती के अंदर देवताओं की ऐसी ताकत छुपी हुई है जिसे अगर वो पा ले तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। पर वह ये भी जानता था कि ऐसी शक्तियों को सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वह खुद को पहले ताकतवर बनाना चाहता था। इसलिए सन 1940 में वो अब्राहम एरिस्किन से मिलने के लिए गया। डॉक्टर एरिस्किन, जो जर्मनी का ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा सुपर सीरम बनाया था जो किसी को भी फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता था। पर वो सीरम अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं था। स्मिथ ने डॉक्टर एरिस्किन से वो सीरम छीन लिया और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर तो बना। क्योंकि वो सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए उसके साइड इफेक्ट की वजह से स्मिथ का चेहरा पूरी तरह जल गया और अपने इस भयानक चेहरे की वजह से उसे नाम मिला द रेड स्कल। अपने इस फेस को छुपाने के लिए उसने अपने रियल फेस जैसा एक मास्क बनवाया जो कि वो पहना करता था। इस सब के बाद स्मिथ ने नॉर्स माइथोलॉजी की स्टडी की, जिससे उसे टेसरेट क्यूब के बारे में पता चला। टेसरेट क्यूब जो कि अपने आप में एक इन्फिनिटी स्टोन है, वो उसे कई सालों तक ढूंढता रहा और सन 1942 में आखिर वो इसे मिल ही गया। सन 1943 जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने जोरों पर था, तब स्टीव रॉजर्स नाम का एक लड़का आर्मी में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता था। स्टीव रॉजर्स एक बहुत बड़ा देशभक्त था, पर वो शारीरिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। उसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, टीबी जैसी कई तरह की बीमारियां थीं, जिसकी वजह से वह आर्मी के टेस्ट में भी फेल हो गया था। पर स्टीव में हिम्मत बहुत थी, वह कुछ भी करके अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। इसलिए उसने कई बार आर्मी के लिए टेस्ट दिए, लेकिन वो फेल हो गया। स्टीव का एक दोस्त भी था जिसका नाम था बकी बार्न्स, जो कि ऑलरेडी यूएस आर्मी में एक सोल्जर था। स्टीव एंड बकी बचपन से ही साथ थे, वो दोनों भाइयों की तरह रहते थे। और एक बार जब स्टीव बकी से अपने बारे में बात कर रहा था तो उसकी सारी बात डॉक्टर एरिस्किन ने सुन ली। डॉक्टर एरिस्किन जो अब यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। डॉक्टर एरिस्किन स्टीव की देशभक्ति को देखते हुए उसे आर्मी में भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर एरिस्किन का वो सीरम जिससे स्मिथ को पावर्स मिली थी, अब वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। डॉक्टर एरिस्किन को वो सीरम टेस्ट करने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। स्टीव की हिम्मत, लगन और उसकी अच्छाइयों को देखते हुए डॉक्टर एरिस्किन ने उसे वो सुपर सीरम देने का फैसला किया। स्टीव अपनी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान पैगी कार्टर से मिला। पैगी कार्टर जो यूएस गवर्नमेंट में एक एजेंट थी। स्टीव और पैगी कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और वहीं दूसरी तरफ स्मिथ, जो कि अब रेड स्कल बन चुका था, उसने आर्मिन जोला नाम के एक साइंटिस्ट की मदद से एक ऐसी मशीन तैयार की जो टेसरेट क्यूब की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती थी, और उसकी मदद से उन्होंने कई तरह के एडवांस हथियार बनाए। स्मिथ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा को हिटलर की पार्टी से अलग कर लिया और उसने हिटलर के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी। रेड स्कल पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। जब उसे पता लगा कि डॉक्टर एरिस्किन न्यूयॉर्क में है और वो सोल्जर्स को सुपर सीरम दे रहा है, तो रेड स्कल ने डॉक्टर एरिस्किन को मारने के लिए अपना एक आदमी भेज दिया। और दूसरी तरफ डॉक्टर एरिस्किन ने हावर्ड स्टार्क की मदद से वो एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने स्टीव की बॉडी में सुपर सीरम और बीटा रेडिएशन को डाला तो स्टीव की बॉडी पूरी तरह से बदल गई। अब उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई थी, वह फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही हाइड्रा के आदमी ने डॉक्टर एरिस्किन को मार डाला और सीरम की लास्ट बोतल को लेकर भाग गया। स्टीव ने अपनी नई ताकत का यूज़ करके उस आदमी को पकड़ तो लिया, पर पूछताछ के डर से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। अब स्टीव के पास एक नई ताकत आ चुकी थी, वो एक सुपर सोल्जर बन गया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट को एक नहीं ऐसे और भी सुपर सोल्जर्स की ज़रूरत थी। लेकिन डॉक्टर एरिस्किन मर चुके थे और सीरम की लास्ट बोतल भी टूट चुकी थी, इसलिए अब और कोई सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था। मिलिट्री वाले स्टीव को वहीं छोड़कर चले जाते हैं ताकि उसके डीएनए से सीरम दोबारा बनाया जा सके। और जब तक सीरम दोबारा बनकर रेडी नहीं हो जाता, स्टीव को एक नया काम दिया जाता है। उसे कैप्टन अमेरिका नाम देकर बॉन्ड्स बेचने के लिए कहा जाता है ताकि जंग के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके। स्टीव रॉजर्स अब एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया था, लेकिन उसे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह वॉर में जाकर अपने देश के लिए लड़ना चाहता था।
एक बार जब स्टीव इटली में शो करने के लिए गया था तब वहाँ उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स जो हाइड्रा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए गया था वहाँ उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया गया है। अपने दोस्त को बचाने के लिए स्टीव अकेला ही हाइड्रा के एक अड्डे में घुस जाता है। वहाँ वो बकी के साथ साथ बाकी सोल्जर्स को भी छुड़वा लेता है। जब रेड स्कल अपनी फौज को कमजोर होता देखता है तो वह अपने ही अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि दुश्मन को उनकी खुफिया जानकारी के बारे में पता न चले। रेड स्कल और साइंटिस्ट आर्मिन जोला वहाँ से भाग जाते हैं और स्टीव बाकी सोल्जर्स को बचाकर वापस ले आता है। यूएस गवर्नमेंट उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे मिलिट्री में शामिल कर लेते हैं और उसे कैप्टन बना देते हैं। फिर स्टीव हावर्ड स्टार्क से एक वाइब्रेनियम की शील्ड और नया कॉस्ट्यूम लेकर अपने साथियों के साथ हाइड्रा के खुफिया अड्डों को बर्बाद कर देता है। सन 1945 में उन्हें आर्मिन जोला की लोकेशन का पता चलता है और स्टीव बाकी सोल्जर्स के साथ उसे पकड़ने के लिए चलती हुई ट्रेन पर अटैक कर देता है। वो लोग आर्मिन जोला को पकड़ तो लेते हैं लेकिन स्टीव का दोस्त बकी बार्न्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। ये सब देखने के बाद स्टीव को बहुत दुख होता है, वह अंदर से टूटने लगता है, लेकिन पैगी कार्टर उसका साथ देती है और स्टीव डिसाइड करता है कि वो हाइड्रा को मिटा कर ही रहेगा। आर्मिन जोला के पकड़े जाने के बाद पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका के कई शहरों पर बॉम्ब गिराने वाला है और उसे रोकने के लिए स्टीव अपनी टीम के साथ हाइड्रा के हेडक्वार्टर पहुंचता है। लेकिन रेड स्कल एक प्लेन में बॉम्ब और टेसरेट क्यूब लेकर वहां से निकल जाता है। कैप्टन उसका पीछा करते हुए उस प्लेन में घुस जाता है और वहां कैप्टन और रेड स्कल की जबरदस्त फाइट होती है जिसकी वजह से टेसरेट क्यूब का कंटेनर खराब हो जाता है। और जब रेड स्कल टेसरेट क्यूब को अपने हाथ में पकड़ता है तो टेसरेट उसे एक पोर्टल के जरिए दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है। रेड स्कल के बुरे इरादों की वजह से उसे एक श्राप मिलता है कि वो प्लेनेट पर कैद हो जाता है। रेड स्कल के जाने के बाद टेसरेट क्यूब प्लेन से नीचे गिर जाता है और अब कैप्टन अकेला ही न्यूक्लियर बॉम्ब से भरे प्लेन में सवार था। उस प्लेन को शहर में लैंड कराना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। कैप्टन किसी भी तरह अपने प्यार पैगी से बात करता है और इसे बताता है कि इस प्लेन को कहीं सुनसान जगह पर क्रैश कराना होगा और इसी के साथ वो प्लेन को आर्कटिक में क्रैश करा देता है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब तो जम जाते हैं और उसके साथ में कैप्टन भी बर्फ़ में जम जाता है। गवर्नमेंट उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उन्हें टेसरेट तो मिल जाता है, स्टीव का कुछ पता नहीं चलता। फिर पूरे 66 साल बाद आर्कटिक में कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है और उसके अंदर उन्हें मिलती है कैप्टन अमेरिका की जमी हुई बॉडी। सबको हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि कैप्टन अभी तक जिंदा था। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ना तो वह मरा था और ना ही उसकी उम्र बढ़ी थी। फिर यूएस गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन शील्ड और उसके लोग कैप्टन को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो उसे एक ऐसे रूम में रखते हैं जहां का माहौल 19 बेस्ड था ताकि जब स्टीव को होश आए तो वो मॉडर्न वर्ल्ड को देखकर घबराए नहीं। लेकिन जब उसे होश आता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो खुद को एक नई दुनिया में पाता है। फिर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी स्टीव को बताते हैं कि वो होश में नहीं था करीब 70 सालों से और इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी कैप्टन से मिलने आते हैं और वह कहते हैं कि दुनिया खतरे में है और उन्हें कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है और फिर हमें द एवेंजर्स मूवी की पहली झलक देखने को मिलती है। तो इसी के साथ कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की डिटेल स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।